Hey guys, welcome back to Kavya's Academy. In this video, I will going to discuss BHU Entrance Exam MSc Zoology 2017 पेपर सॉल्यूशन. ओके, तो देखते हैं. नाउ ये पार्ट थर्ड है. इस पार्ट थर्ड के अंदर हम डिस्कस करेंगे टोटल 25 क्वेश्चंस को. ओके, मीन्स क्वेश्चन नंबर आपका स्टार्ट होगा 51 से लेके 75 तक. ओके, नाउ तो रही बात पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड की, तो वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना. उसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक डिस्कस करा दिया है. ओके, नाउ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मैं आपको बता दूं, मेरे इस चैनल पे आपको 2019, 18 एंड 15 इनके भी पेपर सॉल्यूशन अवेलेबल है. देन आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना, क्योंकि जो आपका BHU एंट्रेंस एग्जाम है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव होते हैं. टॉपिक्स या तो रिपीटेटिव होंगे या फिर क्वेश्चंस ही रिपीटेटिव होंगे. तो अगर आप BHU एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो देन आप जितने भी पेपर सॉल्यूशन है अच्छे से देख लो ना. अब एग्ज़ाम पास में आ रहा है, तो एग्ज़ाम पास में आ रहा है तो आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक्स को अच्छे से देखना है. ओके, नाउ तो अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. नाउ ये जो पार्ट सेकंड वीडियो थी उसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक डिस्कस किया था. तो उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 के अंदर एक क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूला है उसके अंदर एरर आ गया था. ओके, तो उसको करेक्ट कर लेना. उसके अंदर क्या हुआ था कि जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है उसका मैंने फार्मूला ये बता दिया था आपको. उसका जो फार्मूला होता है दैट इज़ 1.22 लैम्बडा अपॉन 2 इंटू एन साइन अल्फ़ा. ओके, तो उसके अंदर जो फॉर्मूला था मैंने 1.22 नहीं लिखा था. ओके, ये जो 1.22 है वो नहीं लिखा था, तो मैंने जो फॉर्मूला बताया था आपको दैट इज़ अ लैम्बडा 2 इंटू एन साइन अल्फ़ा. तो इस वजह से क्वेश्चन एरर हो गया एंड क्वेश्चन का आंसर भी अलग आ गया. तो आपको क्या करना है, इसको करेक्ट कर लो. ओके, एंड बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि ये मैम इसका ये फार्मूला लगता है कि नहीं लगता है, 0.61 इंटू लैम्बडा अपॉन एन है. तो यही सेम फार्मूला है. ओके, कैसे देखो, अब 1.22 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कट के क्या आएगा आपका 0.61 ही तो आएगा. ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे दे रखी है. ओके, तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे 0.61 इंटू लैम्बडा, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या है आपकी 500. ओके, एंड अपॉन एन है, एन ए का क्या होता है दैट इज़ द एन साइन अल्फा. एन इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो 1 दे रखा है. एन साइन अल्फा दैट इज़ द एंगुलर एपरेचर जिसकी वैल्यू दे रखी है दैट इज़ द 0.94. ओके, नाउ एंड लैम्बडा की वैल्यू भी दे रखी है आपकी 500 नैनोमीटर. तो जब आप इसको सारी वैल्यूज़ को पुट करोगे तो यहाँ पे देखो 0.61 इंटू 500 अपॉन 1 इंटू 0.94. जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा दैट इज़ द 334. ओके, 334 नैनोमीटर. अब ऑप्शंस में देखो, आप ऑप्शन में क्या दे रखा है 334 नैनोमीटर कहीं पे भी नहीं है, बट अप्रॉक्स वैल्यू दे रखी है. तो अप्रॉक्स वैल्यू कहाँ पे किससे मैच करती है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकंड, हो ना. विच ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है 330 नैनोमीटर. सो ऑप्शन नंबर, तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, सो ऑप्शन नंबर सेकंड होता है आपका करेक्ट. सो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना आप. नाउ क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं. पल्स प्रेशर इंक्रीज व्हेन. तो जो आपका जो पल्स प्रेशर है वो इंक्रीज कब होता है, जब आर्टियल प्रेशर इंक्रीज होता है ना. आर्टियल प्रेशर इंक्रीज होता है, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर में स्टॉक वॉल्यूम क्या दे रखा है, डिक्रीज दे रखा है, इसलिए होगा नहीं क्योंकि वो इंक्रीज होता है. एंड ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, आर्टियल प्रेशर इंक्रीज. सो ऑप्शन नंबर थर्ड होता है आपका करेक्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 52. वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल इज इनहिबिटेड बाय. वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, अगेन मैंने सिलेबस वाली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जितनी भी गेटेड चैनल है उसकी इनहिबिटर के नेम आप अच्छे से लर्न कर लेना. लाइफ में कोई भी MSc के बाद जितने भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे CSR नेट जो भी आप दोगे है ना, तो सबके अंदर ये पूछा जाता है, तो लर्न कर लेना अच्छे से. नो, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ना टेट्राडोटॉक्सिन, तो ये क्या करता है, ये इनिबिट करता है आपके सोडियम चैनल को. ओके, किसको, सोडियम चैनल ब्लॉकर है. ओके, तो ये तो होगा नहीं. सेकेंड है आपका ट्राइएथोलामीन. जो ट्राइएथोलामीन है दैट इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, वाई, बिकॉज दे इनिबिट पोटेशियम चैनल. सो ऑप्शन नंबर सेकेंड होता है आपका करेक्ट. ओके, नाउ और अभी कुछ नए में लेडोकैनिन जो वो सोडियम चैनल ब्लॉकर है. नाउ सेकेंड फोर्थ इज सेक्सीटॉक्सिन. ओके, वो आपका सोडियम चैनल ब्लॉकर है. एंड जिकोटिडी वो आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है. एंड कॉनेटॉक्सिन दैट इज़ द पोटेशियम एंड सोडियम दोनों का इनिबिटर है. ओके, उन दोनों का ब्लॉकर है.
सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द ट्राई इथॉल एमीन। ओके, अगर आपको और भी वोल्टेज गेटेड चैनल की जो भी आपकी वोल्टेज गेटेड चैनल के इनिबिटर के नाम याद है देन आप कमेंट में लिख के बता देना। ओके, नाउ सो ऑप्शन नंबर सेकंड होता है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, ड्यूरिंग स्कोपिक विजन रॉड सेल आर एक्टिवेटेड। तो आपको पता है कि लाइट के प्रेजेंस में लाइट जब गिरती है ना, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे लाइट गिरेगी तो रोडोप्सिन उसको एब्जॉर्व करेगी एंड रोडोप्सिन कन्वर्ट होती है आपकी, रोडोप्सिन के अंदर 2 पिगमेंट होते हैं है ना, एक होता है आपका ऑप्सिन, एक होता है आपका कैनोफोर। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, तो उसके अंदर आप एक चीज़ ध्यान रखना कि लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की एब्सेंस में देखते हो पहले ना, लाइट की एब्सेंस में ध्यान से सुनना है ना, लाइट की एब्सेंस में आपका जो उसके अंदर बहुत सारे पाथवे होते हैं, तो आप देख लेना CGMP पाथवे देख लेना। ओके, उसकी सिग्नलिंग, तो उसके अंदर क्या होता है जब भी लाइट की एब्सेंट हो, मीन्स लाइट एब्सेंट प्रेजेंट नहीं है, ओके, तो उस कंडीशन में जो CGMP है ओके वो क्या करता है कि जो सेल पे जो सोडियम चैनल है उसको क्या करेगा, ओपन करेगा। ओके, क्या करेगा, उसको ओपन करेगा लाइट की प्रेजेंस में। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन क्या होती है कि जैसे लाइट आती है, जैसे लाइट गिरेगी तो बहुत सारे पाथवे एक्टिव होंगे। ओके, तो उस कंडीशन में आपका जो ट्रांसल्यूशन है वो एक्टिव होगा, एक्टिव होके वो एक्टिव करेगा एंजाइम को। किसको, कौन से एंजाइम को करेगा, वो करेगा आपको फॉस्फोडाइएस्टरेज। कौन से एंजाइम, फॉस्फोडाइएस्टरेज। वो क्या करेगा कि जो CGMP है उसको कन्वर्ट करेगा आपका 5' GMP में। ओके, जैसे ही CGMP 5' GMP में कन्वर्ट होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, सोडियम चैनल ओपन हो, मीन्स सोडियम चैनल आपका जाएगा क्लोज रहेगा। सोडियम चैनल क्लोज क्यों होगा, क्योंकि सोडियम चैनल को ओपन कौन कर रहा था, CGMP कर रहा था, अब वो नहीं है, वो क्योंकि कन्वर्ट हो चुका है आपका 5' GMP में। इस कंडीशन में आपका जो सोडियम चैनल है वो क्लोज हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर थर्ड में देखो क्या दे रखा है, क्लोजर ऑफ 5' GMP कपल सोडियम चैनल है ना, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक काम करना, मैंने पहले भी आपको बता रखा है जो आपका CGMP जो साइकिल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी जो सिग्नलिंग है क्या है लाइट के अंदर, तो वो आप एक बार चेक कर लेना। ओके, नाउ सो ऑप्शन नंबर थर्ड होता है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, रिमूवल ऑफ द एन टर्मिनल वैलिन एस्पार्टिक 4 लाइसिन एक्टिवेट्स। जब उसमें एन टर्मिनल को रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ है ना, तो यहाँ पे कौन एक्टिवेट्स दी टिप्सिनोजन। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, H+ पोटेशियम ATPase इज पार्शियल सेल इज इनहिबिटेड बाय। जो आपका जो H+K+ जो ATPase का जो है उसको इनहिबिट कौन करता है, उसकी चैनल को इनहिबिट कौन करता है, दैट इज द ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, ओपमप्रेजोल। ओके, इस ऑप्शन नंबर थर्ड होता है आपका करेक्ट। नाउ तो यहाँ पे जो ओवाबेन है वो भी इनहिबिट करती है आपकी सोडियम पोटेशियम ATPase मेम्ब्रेन पंप को। ध्यान रखना, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भी बारे में बहुत पूछा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, स्टिमुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इन द रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेटिंग बोथ रेस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी मसल्स। ओके, इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी मसल्स। तो यहाँ पे जो आपकी ऐसी कौन सी न्यूरॉन है जो कि आपकी इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी मसल्स को दोनों को स्टिमुलेट करती है। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है व्हाट इज़ मीन बाय DRG है ना, DRG आपका है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ओके, एंड VRG है आपका वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। जो ये कंडीशन दे रखी है वो आपकी VRG के ऊपर है। सो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड होता है करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 57, नेबुलिन इज एसोसिएट विद द स्ट्रक्चर ऑफ। जो नेबुलिन है, नेबुलिन इज अ जिएंट फिलामेंट प्रोटीन। क्या है आपका, एक फिलामेंट प्रोटीन है जो कि आपके स्केलेटन मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करता है कि जो आपका एक्टिन फिलामेंट है उसको स्टेबलाइज करेगा। ओके, स्टेबलाइज करेगा एंड रेगुलेट फिलामेंट लेंथ, और लेंथ को रेगुलेट करेगा। ओके, तो यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट थिन फिलामेंट है। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है फोर्थ करेक्ट। ओके, एंड जो थिक फिलामेंट किसको बोलते हैं, मायोसिन को बोलते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर फोर्थ होता है आपका करेक्ट।
Now question number 58. Okay, base titration of which of the following amino acid will yield 3 pK value. बेस टाइट्रेशन है मीन्स आप एसिड अमीनो एसिड को टाइट्रेट करो, बेस टाइट्रेट में आप एसिड अमीनो एसिड को टाइट्रेट करोगे तो जो एसिडिक अमीनो एसिड है कौन सा है यहाँ पे, कौन सा है, दैट इज़ द एस्पार्टिक. ओके, तो एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक एसिड है ना, ये दो आपके बेस अमीनो एसिड है, तो ध्यान रखना. नाउ सो ऑप्शन नंबर आपका होता है सेकंड करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 59. डाइसल्फाइड बॉन्ड इन अ प्रोटीन इज जनरेटेड बिटवीन. तो जो आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ओके वेट है ना, जो आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड है, तो आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो आपका वो सिक्रेटरी प्रोटीन के बारे में पढ़ा होगा है ना, तो उसके अंदर जो आपका अमीनो एसिड है ना, तो यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ये आपका सिस्टीन है. एंड यहाँ पे क्या होता है कि ये सिस्टीन को ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. ओके, जो सिस्टीन है उसको क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट, तो ये इस टाइप का दिखेगा, दो सिस्टीन के मॉलिक्यूल्स को जोड़ेंगे. ओके, किसके थ्रू जुड़ेगा, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड को के थ्रू जुड़ेगा, देन उसको स्टेबलाइज होगा एंड ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट, जो ये ER का जो ल्यूमन होता है वहाँ के अंदर होता है. तो ये आप देख लेना, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे सिक्रेटरी प्रोटीन इसका पार्ट वो जो होता है उसका साइकिल्स देख लेना. ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है थर्ड करेक्ट. ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी टॉपिक से पूछा जाता है, तो ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सिक्रेटरी प्रोटीन वाला पार्ट है उसको अच्छे से देख लेना. ओके, नाउ ये क्वेश्चन भी रिपीटेटिव है, जो मुझे 2019, 18 एंड 15 का जिसने भी पेपर सॉल्यूशन देखा है उन स्टूडेंट को पता है कि ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है. नाउ इन प्रोटीन लूप हेलिक्स डिनोट्स, तो जो हेलिक्स डिनोट है वो स्ट्रक्चरल मोटिव होता है, दैट इज द ऑप्शन नंबर थर्ड. ओके, सो ऑप्शन नंबर थर्ड होता है आपका करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 61. काइनेटिक पैटर्न ऑफ एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर. ओके, नो चेंज इन Km वैल्यू, यहाँ पे Km की वैल्यू क्या है, नहीं चेंज हो रही है, नो चेंज, बट डिक्लाइन इन Vmax, Km की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है और Vmax की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है. आइडेंटिफाई द इनहिबिटर, तो यहाँ पे कौन सा इनहिबिटर है, तो ये क्वेश्चंस भी अगेन रिपीटेटिव है, मीन्स यहाँ पे आपको कॉम्पिटेटिव या नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, इन दोनों के बारे में कुछ ना कुछ कंडीशन देके पूछा जाता है. तो ध्यान रखना, जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है उसके अंदर जो Km की वैल्यू होगी वो इंक्रीज होती है. ओके, एंड जो Vmax की वैल्यू है वो होगी अनचेंज, ध्यान रखना अच्छे से. ओके, एंड जो आपका नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है उसके अंदर जो Vmax की वैल्यू वो डिक्रीज होगी. ओके, एंड Km की वैल्यू अनचेंज होगी. तो कंपटीशन में इंक्रीज होता है किसका, Km की इंक्रीज होगा, नॉन कॉम्पिटिशन में Vmax डिक्रीज होगा. ओके, एंड Km अनचेंज होगा. सो ऑप्शन नंबर यही पूछा गया, देखो Km अनचेंज एंड आपका Vmax डिक्लाइन. ओके, तो Vm डिक्रीज एंड Km अनचेंज, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सेकंड करेक्ट. ओके, तो ये जो लाइन है अच्छे से रट लेना आप इसको. Now question number 62. Formation of Laurent conformations is configuration is associated with. जो Laurent configuration आपने स्प्लाइसिंग प्रोसेस तो सुना ही होगा, उसके अंदर क्या होता है कि लाइक ऐसे समझो कि ये एक्सोन है एंड ये एक्सोन है एंड इसके बीच में क्या आता है आपका इंट्रॉन है ना. तो इंट्रॉन की जब स्प्लाइसिंग होती है, तो जब ये स्प्लाइसिंग होकर बाहर आता है, तो ये जो स्प्लाइस होता है लाइक ऐसे समझो कि स्प्लाइस हुआ तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर लेके बाहर आएगा. ओके, एंड और जो इंट्रॉन है वो वापस से कंबाइन हो जाते हैं है ना. एक्सोन है जो वापस कंबाइन होगा, जिसके अंदर ये कोडिंग सीक्वेंस है. ओके, जिसमें काम आएगा उसको mRNA. ओके, एंड जो आपका इंट्रॉन है वो अनयूजुअल सीक्वेंस है, वो बाहर निकल जाएगी. जो इंट्रॉन बाहर निकलता है इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग. ओके, इंट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, एक्सोन का वापस रीजॉइन होना, तो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनता है इंट्रॉन का, दैट इज नॉन एज द लेरेंट कॉन्फिगरेशंस. ओके, सो ऑप्शन नंबर थर्ड देखो, स्प्लाइसिंग ऑफ mRNA किसके साथ एसोसिएट है ये, दैट इज द स्प्लाइसिंग ऑफ mRNA. सो ऑप्शन नंबर थर्ड होता है आपका करेक्ट. ओके,
Now question number 63, degeneration of genetic code indicate for degeneration. ओके, तो मैंने अगेन आपको बता रखा है कि जो टीआरएनए के जितने भी स्पेसिफिक फीचर्स है ना, उसकी जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अच्छे से देख लेना। तो इसके अंदर क्या है, जो डीजेनरेसी इज आल्सो नॉन एज द रिडक्टेंसी, उसको रिडक्टेंसी भी बोल सकते हैं। एंड जब इसका मीन्स क्या हुआ कि ये आपकी टीआरएनए की प्रॉपर्टी, ओके, तो उसके अंदर क्या बोलता है कि जो एक अमीनो एसिड है वो एक अमीनो एसिड कोड होता है मोर देन वन कोडोन के साथ। आपको पता है कि टोटल कितने कोडोन है, 61 कोडोन है। एंड 61 कोडोन कितने अमीनो एसिड को कोड करता है, 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। मीन्स एक अमीनो एसिड कितने अमीनो एसिड के साथ कोड हो सकता है, बहुत सारे कोडोन के साथ कोड हो सकता है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मोर देन वन कोडोन फॉर सिंगल अमीनो एसिड, सो ऑप्शन नंबर 3 होता है आपका करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 64, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस इज यूटिलाइज फॉर। अगेन ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो अमीनो एसिड को चार्ज करते हैं, लाइक अमीनो एसिड प्लस एटीपी, है ना, वेट, इसका जो मैकेनिज्म्स होता है, मैकेनिज्म्स लाइक अमीनो एसिड प्लस एटीपी। ओके, तो ये क्या बनाता है आपका अमीनो एसिड एएमपी, है ना। और देन आपका फिर आपका जो अमीनो एसिड एएमपी है प्लस टीआरएनए, ये टीआरएनए अमीनो एसिड, इसमें एंजाइम यूज आएगा जो टीआरएनए को क्या कर लेगा, चार्ज कर लेगा। ओके, टीआरएनए अमीनो एसिड मीन्स जब टीआरएनए पे अमीनो एसिड बाइंड हो गया मीन्स ये अमीनो एसिड कैसा है, चार्ज हो गया। तो यहाँ पे एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज द अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस। ओके, इसलिए आपका जो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस क्या वर्क कर रहा है, वो टीआरएनए को चार्ज करने में हेल्प कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 होता है करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65, cDNA इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम। अगेन मैंने आपको ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेटिव है, तो जब मैंने पीसीआर का टॉपिक, पीसीआर के ऊपर क्वेश्चंस आया था ना उसी में ही, तो उसके अंदर पूछा गया था कि आप यहाँ ध्यान रखना, जब भी एमआरएनए से डीएनए, एमआरएनए, ओके, एमआरएनए से जब डीएनए बनता है ना, जब एमआरएनए से वापस रिवर्स बैक करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो एमआरएनए है डीएनए बनता है, तो वो जो डीएनए होता है वो cDNA होता है। कैसा डीएनए होता है, cDNA। ओके, जो cDNA होता है, तो यहाँ पे ये चीज़ पूछी गई है, जो cDNA किससे बना है, वो एमआरएनए से बना। सो ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है एमआरएनए ना, सो एमआरएनए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज यूज्ड टू इनर लेबर इन ह्यूमन फीमेल। तो जो लेबर पेन होता है फीमेल के अंदर, लाइक बेबी बर्थ के टाइम, है ना, जो बेबी बर्थ होता है, जब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ यूट्रस सेल का, तो यहाँ पे जो हार्मोन्स यूज आता है दैट इज द ऑक्सीटोसिन। ओके, ये क्वेश्चंस भी अगेन कैसे है, क्योंकि घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लिया जाता है। लाइक पहले 2015 का पेपर आपने देखा होगा, उसके अंदर क्या पूछा था, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो ऑक्सीटोसिन होता है। एंड ये भी पूछा गया, किसी में ये पूछा गया कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा हार्मोन होता है, दैट इज द ऑक्सीटोसिन। एंड अगेन यहाँ पे क्या लैंग्वेज चेंज कर दी गई है ना, लैंग्वेज में मॉडिफाई करते होता है, या तो आंसर को क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है, इसलिए बोला जाता है कि लास्ट ईयर के पेपर अच्छे से देखो। ओके, तो अगर आपने 2015 अभी मैंने उसको साथ ही अपलोड किया था, तो आपको पता होगा इसके 2 फंक्शंस होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुम्ब ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ओके, एंड सेकेंड इज द लैक्टेशन। लैक्टेशन मीन्स बेबी मिल्क फीड करना, तो वहाँ पे मिल्क का सेक्रेशन होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है दैट इज द करेक्ट। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 होता है आपका करेक्ट। Now question number 67, if our production of growth hormone is initiated by in early life is lead to। क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या दे रखा है, इन अर्ली लाइफ, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये आती है ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन मीन्स हाइपर सिक्रेशन, है ना, हाइपर मीन्स ज़्यादा, जब GH की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है दैट इज द हाइपर सिक्रेशन, अगर कम हुई तो क्या होगा, हाइपो सिक्रेशन, है ना। तो वर्ड के अंदर ध्यान रखना, ओवर प्रोडक्शन ना देके आपको हाइपो एंड हाइपर का कॉन्सेप्ट भी दे दिया जाता है। ओके,
नाउ तो इसके अंदर जो आपका पहला है, पहला में क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन में दैट इज द एक्रोमेगी के अंदर क्या होता है, ये जो एडल्ट स्टेज के अंदर हाइपर सिक्रेशन होता है ग्रोथ हार्मोन का तब आता है, बट यहाँ पे एडल्ट स्टेज में है नहीं, है ना, यहाँ पे अर्ली इन लाइफ पूछा गया, सो ये होगा नहीं। तो करेक्ट ड्राफ्निज्म क्या होता है आपका, हाइपो मीन्स ग्रोथ हार्मोन की कम सिक्रेशन हो रहा है ना, उस कंडीशन में होता है, तो ये भी होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हाइपर पूछा गया है। नाउ ऑप्शन नंबर थर्ड देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, गिंगेटिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो इसका नंबर, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है, ओवर प्रोडक्शन होता है, हाइपो सिक्रेशन की कंडीशन आती तब होता है, और वो भी यंग एज के अंदर। तो ये पूछा गया है अर्ली इन लाइफ, तो ऑप्शन नंबर थर्ड होता है आपका करेक्ट। मिक्सिनिमा ये तो पूरा अलग है, ये तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसका जो हार्मोन, अगर उसका हार्मोन इम्प्रॉपर वे में नहीं हो रहा, लाइक डेफिशिएंसी है, तो इस कंडीशन में ये कंडीशन होती है ना। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। Now, question number 68. Superior hypophysis RT from secondary plexus is, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है, यहाँ पे अगेन ये क्वेश्चन मैंने पूछा, बता रखा है कि जो पैरस डिस्टिलिस है, पैरस ट्यूबिलिस है, पैरस इंटरमीडिया है एंड नरसा है ना, ये सारा जो चारों पॉइंट्स है इनके बारे में क्या क्या खास बात है सब चेक कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीन्स घुमा फिरा के एक ही चीज़ों पे आता है। ओके, तो इसके अंदर आप ध्यान रखना, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है इसकी। ओके, सो जो इसका करेक्ट आंसर दैट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पैरस डिस्टिलिस। ओके, नाउ पहले जो 2015 का जो क्वेश्चन था उसके अंदर ये पूछा गया था, जो पैरस इंटरमीडिया है उसके अंदर ये MSH के बारे में पूछा गया था ना, इसका नाम दे दिया गया था, एंड पूछा गया था किसके थ्रू सीक्रेट होता है, किसके थ्रू स्टोर या सीक्रेट होता है, तो आपका पैरस इंटरमीडिया करता है। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। Next question, that is question number 69. Which hormone of Paris distillis so increase secretion during stress? अब जब टेंशन लेते हैं उस टाइम में आपको एक हार्मोन सीक्रेट होता है ना, टेंशन लेते हैं जब कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, दैट इज द ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्वेश्चन भी अगेन रिपीटेटिव है कि स्ट्रेस कंडीशन के अंदर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। तो आपको पता है जब स्ट्रेस लेते हैं तो उस कंडीशन में ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज द ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 70. एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इज सिक्रेटेड बाय, ये क्वेश्चन भी अगेन 2015 के अंदर आ रखा है ना, तो इसके अंदर सेम टू लाइन एज इट इज दे रखी है ना, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है दैट इज द सर्टोली सेल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 71. ओव्यूलेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ एस्टर साइकिल, ये क्वेश्चन भी अगेन रिपीटेटिव है, 2015 के अंदर आया था और अब क्या है 2017 का पेपर चल रहा है, मीन्स ये मानो कि 2 साल का गैप लेके क्वेश्चन रिपीट है। तो मतलब आपको क्या करना है कि अगर यहाँ पे अगर 15 का पेपर अगर 17 में रिपीट हुआ है तो आप ऐसे समझ लो कि ये जो आपका 2020 का जो एग्ज़ाम है तो उसके अंदर 2018 का पेपर रिपीट हो सकता है ना, तो आप 2018 को तो छोड़ना ही मत। ओके, नाउ ओव्यूलेशन टेक प्लेस, तो अगेन ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है ना, 2015 के अंदर एज इट इज़ लाइन आई थी, तो इसका जो आंसर है दैट इज द एस्टर्स। ओके, नाउ वहाँ पे क्या दे रखा था, नॉर्मल जो ओवल्यूशन है वो एस्टर्स में एस्टर साइकिल्स के अंदर होता है, एंड वहाँ पे रेड का पूछा गया था, उसके अंदर मुझे कंफ्यूजन था कि आपका जो प्रो एस्टर्स होगा या फिर एस्टर्स होगा, तो वो आपको चेक करने के लिए बोला था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 72. एडिशन डिजीज इज एसोसिएट विद फिजियोलॉजी ऑफ, ये भी अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन है, सेम एज इट इज़ लाइन है। नाउ तो इसके अंदर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है आपका। क्यों है कि जो एडिशन डिजीज़ है, क्यों होती है कि जब एड्रेनल ग्लैंड है उसका जो हार्मोन्स है वो इनफ प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, इस कंडीशन में आपका एडिशन डिजीज़ हो जाती है। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में आपका एडिशन डिजीज़ क्या होती है, कैसे सीक्रेट होती है, कौन सा हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, तो सब पूछा जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से देख लेना। ओके, मैंने समझा रखा है बहुत से, हर पेपर में तो समझाना सही नहीं है ना, आप अगर आप पेपर सॉल्यूशन देख रहे हो तो सारे पेपर सॉल्यूशंस देखो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 73. इनहिबिट एक्सर्ट नेगेटिव फीडबैक एक्शन, नेगेटिव फीडबैक का मीन्स होता है किसी को इनहिबिट करना। ओके, यहाँ पे इनहिबिन एक हार्मोन है जो मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर सीक्रेट होता है, एंड यहाँ पे जो नेगेटिव फीडबैक दे रहा है तो वो आपके LH के अंदर दे रहा है। ओके, ऑप्शन सर FSH के अंदर दे रहा है, सो ऑप्शन नंबर 2 होता है आपका करेक्ट।
नाउ प्रिकॉसर अमीनो एसिड ऑफ थायराइड हार्मोन इज सिंथेसाइज फॉर्म। अगेन प्रिकॉसर पूछा गया है, ये भी अगेन क्वेश्चन रिपीटेटिव है। थायराइड हार्मोन का प्रिकॉसर कौन है, कौन सा अमीनो एसिड जो उसका सबसे पहले सिंथेसाइज करेगा? ओके, दैट इज द कौन सा है? दैट इज द ट्रायोसिन। ऑप्शन नंबर 3 है आपका करेक्ट। ट्रिप्टोफैन किसका है, किसका प्रिकर्सर है? मैंने 2015 के अंदर बताया था किसका प्रिकर्सर है, तो आप मुझे कमेंट में बताना है कि ये ट्रिप्टोफैन किसका प्रिकर्सर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 75, कैल्सिटोनिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड। तो जो कैल्सिटोनिन है वो कौन से, ये भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है ना। कैल्सिटोनिन तो ऐसा लगता है कि सारे एंट्रेंस एग्जाम का ये फेवरेट ही है ना। कैल्सिटोनिन आपको पता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है ना। सो ऑप्शन नंबर 3 होता है आपका करेक्ट। तो थायराइड हार्मोन कैल्सिटोनिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगी, मीन्स ब्लड अंदर कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करेगी ना, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करेगी। एंड जो बॉन है, बॉन के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन इंक्रीज करेगी। तो इसका फंक्शन ये होता है। इसका जस्ट ऑपोजिट जो हार्मोन है दैट इज द पैराथायरॉयड हार्मोन। ओके, पैराथायरॉयड हार्मोन जस्ट ऑपोजिट वर्क करता है, मीन्स ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को वो इंक्रीज करता है एंड बॉन के ऊपर कैल्शियम की डिपोजिशन को डिक्रीज करता है। ओके, तो ध्यान रखना पैराथायरॉयड एंड थायरॉयड हार्मोन का फंक्शन। ओके, तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि मान लो कि अगर किसी हार्मोन के अंदर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई मीन्स अब वो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज नहीं कर पाएगा तो ब्लड के अंदर क्या होगा, कैल्शियम के लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे अच्छे से जाना एंड उसको अच्छे से सॉल्व करना। ओके, नाउ सो ऑप्शन नंबर 3 होता है आपका करेक्ट। सो इसी के साथ हमने टोटल 75 क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिए। मेरी जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर मैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कराऊंगी। ओके, मेरी पूरी कोशिश है कि आपके एग्जाम से पहले मैं जितने भी आपके पेपर सोल्यूशन लाइक 2015 एंड 17 का कंप्लीट पेपर सॉल्व करा लूँ। इतनी स्पीड से पेपर सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक चीज़ों को समझाओ, तो फिर भी मैं अपना पूरी कोशिश करूँगी आपका एग्ज़ाम से पहले जितना भी पेपर सॉल्व हो सके मैं करवा दूँगी। ओके, 2019 करा दिया, 18 करा दिया, 17 भी चल रहा है एंड 15 का भी चल ही रहा है। ओके, तो 15 एंड 17 भी मैं आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दूँगी। तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना अच्छे से। एंड रिक्वेस्ट है कि अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो देन आप पेपर सॉल्व करके ज़रूर जाना। ओके, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, है ना। ये मैं एक्सपीरियंस लास्ट प्रीवियस ईयर की पेपर की बेसिस पे बता रही हूँ ना। मुझे ये थोड़ा ना पता है कि अब आगे एग्ज़ाम में क्या आएगा। जो एनालिटिक बेसिस होता है उसकी बेसिस में मैं बताती हूँ आपको कि ये पेपर्स रिपीटेटिव आते हैं BHU में। तो अगर आप PHU के पेपर सॉल्व करोगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ, बिकॉज आपने देखा होगा कि उसकी जो लैंग्वेज है वो मॉडिफाई करके दे दी जाती है ना। एंड या फिर ऐसा होता है क्वेश्चन दे रखा है एंड आंसर दे रखा है, आंसर को वापस क्वेश्चन बना दिया एंड वापस पूछ लिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको ऐसे चेक करना है। ओके, तो अगर आपने सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।